विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने राठौड़ों को कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल का वंशज बताया है। कर्नल जेम्स टोड व विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने राठौड़ों को कन्नौज के शासक जयचंद गहड़वाल का वंशज बताया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। भाटों की पोथियों में चारण भाट, भाटों की पोथियों में राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। भाटों की पोथियों में राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। बोलो थोड़ा कम बोलो। इनको बोल ही दो एक बार, ऊपर से आएगी, थोड़ा कम बोल लें, ऊपर से आएगी। इसके बाद लिखो, दयाल दास ने दयाल दासरी ख्यात या राठौड़ों की ख्यात, दयाल दास ने दयाल दासरी ख्यात अथवा राठौड़ों की ख्यात में भल्लराव की संतान बताया है। भल्लराव की संतान बताया है। और नेक्स्ट लिखिए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राठौड़ों का संबंध कहां से बताया है? बदायूं यूपी से बताया है। बदायूं यूपी से बताया है। तो एक लाइन नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिखो, सामान्य मत के अनुसार राठौड़ों का संबंध कहां से है? कन्नौज से है। सामान्य मत के अनुसार राठौड़ों का संबंध कन्नौज से है। ठीक है, कुल देवी लिख लो एक बार इनकी, कुल देवी। नागणेची माता, अलग अलग, अब वही तो है, किसी के पास कुछ प्रमाण मिलता है, किसी के पास कुछ प्रमाण मिलता है, स्पष्ट नहीं है। कहीं भी आप देख लो, राजपूत उत्पत्ति में देख लो।
अभी भी इनके ऊपर चल रहा है नहीं, हकीकत बात है आज भी इनके ऊपर शोध कार्य चल रहे हैं। क्योंकि अलग अलग कारण क्या था, क्योंकि उस समय इस प्रकार की कोई मल्टीमीडिया वगैरह और ये इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं हुआ करते थे। भाई आज तो फिक्स हो जाता है कि वहाँ ये हुआ है या वहाँ ये हुआ है। तो पहले कई बार स्थितियाँ आती थी, भाई जैसे किसी भी व्यक्ति ने स्थापना कर दी, अब उस व्यक्ति के बारे में किसी ने अनुमान लगाया कि यार ये यहाँ से आया था, क्योंकि उससे संबंधित जानकारियाँ जुटाई जाती हैं। कोई कहेगा कि नहीं ये सही है, कोई कहता है ये सही है। इसीलिए आप जितने भी इतिहास में जैसे किसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन कहाँ से है, अब जैसे गुर्जर प्रतिहार पढ़ते हैं अपन, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक ब्राह्मण था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? ब्राह्मण। अब कर्नल टोड ने राजपूतों को विदेशी बताया, कर्नल टोड ने इनको क्या बताया? विदेशी बताया। तो अलग अलग विद्वानों के अपने अपने अनुसार ये फिर क्या है, प्रमाण देते हैं कि हमें इसकी जानकारी यहाँ से मिली है, इसकी जानकारी यहाँ से मिली है। इसलिए सामान्य मत के अनुसार यही माना जाता है कि इनका संबंध कहाँ से था? कन्नौज से था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राव सिंहा। पहले समझ लीजिए फिर लिख लेंगे अपन। राव सिंहा, इनके पिता का नाम क्या है? सेतराम। पिता का नाम क्या है? सेतराम। और इन्होंने 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की, तो इसे राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। राठौड़ों का आदि पुरुष अथवा मूल पुरुष। और इन्होंने अपना केंद्र किसको बनाया था? खेड़, बाड़मेर। अपनी शक्ति का केंद्र किसको बनाया? खेड़, बाड़मेर को। बिठू गांव है एक पाली में, बिठू गांव से एक लेख मिला है जिससे इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिठू गांव से प्राप्त लेख से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इसी से जानकारी मिलती है कि 1273 में गायों की रक्षा करते हुए मुसलमानों के साथ हुए संघर्ष में ये मारे। 1273 में गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी का नाम है पार्वती सोलंकी, वो सती हो गई। मृत्यु के बाद पत्नी का नाम क्या है? पार्वती सोलंकी। ये सती हो गई। राव सिंहा का बिठू गांव पाली में स्मारक बना हुआ है। बिठू गांव पाली में इनका बना हुआ है स्मारक। अब राव सिंहा के बाद इनका उत्तराधिकारी बनता है आस्थान। कुछ छोटे छोटे हैं, पर 5-7 मिनट समझ लीजिए, बाकी डिटेल से तो हमें कहाँ से पढ़ना है? वास्तविक रूप से जो डिटेल पढ़ेंगे अपन रणमल राठौड़ से पढ़ेंगे। बाकी किसी में 2 लाइन है, किसी में 4 लाइन है। एक बार ये जो छोटे छोटे इनको समझ लीजिए कंप्लीट। राव आस्थान। अभी जो राव आस्थान था ये किसका उत्तराधिकारी है? राव सिंहा का उत्तराधिकारी।
1291 में एक शासक आता है जलालुद्दीन खिलजी। नाम सुना हो आपने, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन, इनका समय है 1290 से 1296। अभी मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूं दिल्ली सल्तनत की भी, समझ रहे हो? देखो याद करनी पड़ेगी, जैसे आपने मुगल काल की याद कर ली है मुगल काल याद हो गया ना आपको, ऐसे ही भी याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसने 1291 में किया आक्रमण, और आक्रमण में इनकी हो गई मृत्यु आस्थान की। ठीक है, इसके बाद यहां का शासक बनता है राव दूहड़। शासक का नाम क्या है? राव दूहड़। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर आया। कहां से लेकर आया? कर्नाटक से। और इस चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति को नागाना गांव, बाड़मेर, बाड़मेर में स्थापित करवाया। और ये चक्रेश्वरी देवी ही वर्तमान में नागणेची माता कहलाती है। तो राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता की मूर्ति कौन लेके आया था? राव दूहड़। कौन लेके आया था? राव दूहड़। क्लियर? इसके बाद एक शासक आता है राव चूड़ा। शासक का नाम क्या है? राव चूड़ा। कुंवर चूड़ा का संबंध मेवाड़ से होगा। कुंवर चूड़ा का संबंध कहां से है? मेवाड़ से। राव चूड़ा का संबंध कहां से है? मारवाड़। कई जगह राव चुंडा शब्द भी मिल जाता है, राव चूड़ा या राव चुंडा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक बार इनको नोट कर लीजिए, ठीक है? लिखो। राव सिंहा, पिता का नाम सेतराम, पिता सेतराम, संबंध कन्नौज से, संबंध कहां से है? कन्नौज से। 1240 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना की। राठौड़ों का आदि पुरुष अथवा मूल पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष अथवा मूल पुरुष कहा जाता है। केंद्र किसको बनाया? खेड़ बाड़मेर को। ठीक है, और जानकारी बिट्ठू गांव पाली से प्राप्त लेख से जानकारी मिलती है। देखिए, बिट्ठू गांव पाली से प्राप्त लेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है।
बिट्ठू गांव पाली से प्राप्त लेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है भाई। 1273 में गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए। 1273 ईस्वी में गायों की रक्षार्थ हेतु वीर गति को प्राप्त हुए। इनकी मृत्यु के बाद पत्नी पार्वती सोलंकी सती हो गई। और राव सिंह का स्मारक कहाँ है भाई? बिट्ठू गांव में। मृत्यु के बाद पत्नी पार्वती सोलंकी सती हो गई और राव सिंह का स्मारक बिट्ठू गांव पाली में बना हुआ है। इसके बाद लिखो राव आस्थान। राव आस्थान राव सिंह का उत्तराधिकारी था। ठीक है। 1291 में 1291 में 51 नहीं मैडम 91 1291 में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मृत्यु हो गई। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद लिखो राव दूहड़। राव दूहड़ इसमें लिखिए, ये कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर आए। मूर्ति लेकर आए। इस मूर्ति को नागाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाया। इस मूर्ति को नागाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाया। यह देवी वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है भाई? नागणेची माता के नाम से प्रसिद्ध है। यह देवी वर्तमान में नागणेची माता के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? राव चूड़ा। अब राव चूड़ा की यदि हम बात करें, इसे
राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने मंडोर को राजधानी बनाया है। पहली बार मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ वंश का शासक कौन है? राव चूड़ा या राव चुंडा। तो अब हम बात करते हैं राव चूड़ा अथवा राव चुंडा। और इनका समय है 1394 से 1423। 1394 से 1423। देखिए, एक तो क्या कहा जाता है इन्हें? राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक। राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक। इसी प्रकार यदि हम बात करें एक प्रतिहार शासक है, प्रतिहार वंश का शासक है, और उस शासक का नाम है इंदा प्रतिहार। समझिए इसे, प्रतिहार, गुजर प्रतिहारों की बात करें अपन, प्रतिहार वंश का शासक है इंदा प्रतिहार। इस इंदा प्रतिहार को तुर्क आक्रमणकारियों ने कर दिया पराजित। इंदा प्रतिहार प्रतिहार वंश का शासक है, तुर्क आक्रमणकारियों ने इसे पराजित किया, और इंदा प्रतिहार से क्या छीन लिया गया? मंडोर छीन लिया। तुर्कों ने मंडोर छीन लिया। प्रतिहार वंश का शासक है इंदा प्रतिहार, इसके ऊपर तुर्कों ने आक्रमण किया और इससे क्या छीन लिया? मंडोर। अब इस इंदा प्रतिहार ने क्या किया? इसने राव चूड़ा के साथ मिलकर किसको पराजित किया? तुर्कों को पराजित किया, और पराजित करने के बाद वापस क्या ले लिया? मंडोर वापस ले लिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इंदा प्रतिहार ने क्या किया? अपनी पुत्री लीला देवी अथवा किशोरी देवी, इसका विवाह राव चूड़ा के साथ कर दिया। जोधपुर। इसका विवाह किसके साथ कर दिया? राव चूड़ा के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और इसने दहेज में मंडोर दे दिया। दहेज में क्या दे दिया? मंडोर। और राव चूड़ा ने मंडोर को क्या बना लिया? अपनी राजधानी। तो मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ वंश का शासक कौन था? चूड़ा। क्लियर हुआ? इसे राठौड़ वंश का या राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी प्रकार इसने नागौर के जलाल खां को किया पराजित। राव चूड़ा पढ़ रहे अपन? राव चूड़ा ने नागौर के जलाल खां को पराजित किया, और नागौर में एक तालाब बनवा दिया, चूड़ासर तालाब। ये
नागौर में कौन सा तालाब बनवाया? चूड़ासर। इनकी एक पत्नी अरे वो तो है ही, ये अलग है, चांद कंवर। एक अन्य रानी है जिसका नाम क्या है? चांद कंवर, और इसने चांद बावड़ी बनवाई, जोधपुर में है। एक चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी दौसा में। एक कहाँ है? दौसा। तो इन्होंने नागौर में चूड़ासर तालाब बनवाया और इनकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। अब इसके पुत्र थे 2। राव चूड़ा ने अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर के, ये पत्नी है ना, इसके प्रभाव में आकर बड़े पुत्र के स्थान पर छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया। किसको बना दिया? अरे राव कान्हा को बना दिया। तो ये जो रणमल राठौड़ था ये चला गया मेवाड़। समझिए, आराम से समझिए एक बार। रणमल राठौड़ कहाँ आ गया? शासनकाल क्या है उसका? राव चूड़ा का 1394 से 1423। इस समय मेवाड़ का शासक कौन है? राणा सांगा बोल रहे हो? राणा लाखा। कर लो मिलान आराम से। इस समय कौन है? राणा लाखा। राव चूड़ा के एक पुत्री है, पुत्री का नाम है हंसाबाई। पुत्री का नाम क्या है? हंसाबाई। राणा लाखा का एक पुत्र है कुंवर चूड़ा। मैंने पहले बताया था कि कुंवर चूड़ा मेवाड़ में है, राव चूड़ा मारवाड़ में है, पहले बता दिया था इसलिए आपको। अभी जो हंसाबाई है, हंसाबाई की सगाई के लिए यानी हमने 2-2.5 घंटे में 2 सगाई करवा दी है। इससे पहले हमने जयपुर में विवाह करवाया था। हाँ, अब देखिए, तो पुत्री का नाम क्या है? हंसाबाई। हंसाबाई की सगाई के लिए इसके पास भेजा गया नारियल, लेकिन जो नारियल ले जाने वाला पुरोहित था, पहले वास्तविक बात है, विवाह तय करने का कार्य नाई और ब्राह्मण किया करते थे, नाई और ब्राह्मण। आज माँ बाप की औकात नहीं है, गारंटी से कह सकता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं तो 80% कह सकता हूँ कि माता पिता की औकात नहीं है कि रिश्ता तय कर दें। आप इस चीज़ को थोड़ा सा नेगेटिव भी सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वास्तविकता है ये। 20% ही ऐसे रिश्ते हैं जिसमें माँ बाप की सहमति पूर्ण रूप से होती है। सहमति तो उनमें भी देनी पड़ती है लेकिन पूर्ण रूप से जो सहमति होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पुरोहित की गलती से क्या हुआ, ये जो नारियल है, नारियल किसके हाथों में दे दिया गया? राणा लाखा के हाथों में। नारियल भेजा गया था किसके लिए? कुंवर चूड़ा के लिए। लेकिन पुरोहित की भी अपन गलती नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने सोचा होगा कि क्योंकि राजा कई विवाह करते थे, पहले राजा एक नहीं कई विवाह किया करते थे। इस समय ये राजा होते तो पता चलता बिना नौकरी के एक भी नहीं मिलती बिना सरकारी नौकरी के ये भी
निस्वार्थ भाव से ही सेवा करते। अब इस बात का पता चल गया किसको? कुंवर चूड़ा को। बात का पता चला कि सगाई इसके साथ होनी थी, नारियल इसके पास पहुंच गया। इसने भी फिर मजाक मजाक में कहा कि बुढ़ापे में मेरे साथ मजाक किसने किया है? विवाह इसके पुत्र का होना था, लेकिन जो लिखा होता है नियति में होता है वही होता है, भाग्यवाद नियतिवाद। अब उसने कहा कि जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, परंपराओं को नहीं बदल सकते, यानी जिसके हाथ में नारियल होगा विवाह उसी के साथ किया जाएगा। उसने कहा कि हम परंपराओं को नहीं बदल सकते, लेकिन विवाह की एक कंडीशन है, विवाह की कंडीशन है कि इस हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र, इससे उत्पन्न पुत्र ही आपका क्या होगा? उत्तराधिकारी होगा। राणा लाखा ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। वे लोग क्या होना था और क्या हो। समय बड़ा बलवान है, यानी इंसान बेवजह अपने आप को बादशाह कहता फिरता है कि मैं बादशाह हूं, शहंशाह हूं, लेकिन वक्त से बड़ा कोई बादशाह नहीं है, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है। विवाह इसके साथ होना था और किसके साथ कर दिया गया? हो गया विवाह, और इससे पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम था मोकल। पुत्र का नाम क्या था? मोकल। तो अब नियम के अनुसार बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी होना चाहिए, लेकिन ये शासक नहीं बना। शासक कौन बनेगा? मोकल बनेगा। इसने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया? राणा लाखा के साथ। इसको उत्तराधिकारी बना दिया गया, तो रणमल राठौड़ कहाँ गया? मेवाड़। अब आगे की स्थिति देखिए। इसने 1423 से 27 तक शासन किया, ठीक है। ये एक अत्याचारी शासक था। अब जो ख्यात साहित्य है मारवाड़ का, ख्यात साहित्य से क्या जानकारी मिलती है कि इसने करणी माता की गायों की हत्या करवा दी, इसलिए करणी माता ने इसकी हत्या कर दी। ख्यात साहित्य से जानकारी मिलती है कि करणी माता के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ये हो गया खत्म। अब इसके बाद शासक कौन बना? रणमल राठौड़। इसको समझिए। रणमल राठौड़। अब उधर परिवर्तन हो चुका है, सत्ता परिवर्तन हो चुका है मेवाड़ में, ठीक है। मेवाड़ में शासक कौन बन चुका है? मोकल। कौन बन गया है? मोकल। क्लियर। अपन मेवाड़ और मारवाड़ दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना आप इन चीज, और लगभग आगे भी आएगा जो साथ साथ पढ़ना पड़ेगा अपने को। नियम के अनुसार शासक कौन बनना था? कुंवर चूड़ा, लेकिन शासक कौन बन गया? कुंवर चूड़ा को बना दिया गया इसका संरक्षक। बस संरक्षक तो बनाना ही था क्योंकि बड़ा था, उसे नॉलेज था। इस कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। यानी अपने पिता की बात को रखने के लिए इसने सिंहासन का त्याग किया है, अपने पिता की बात को रखने के लिए इसने गद्दी का त्याग किया। इसे मेवाड़ का क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह। अब इसे इसका संरक्षक बनाया गया। मोकल की मां कौन है? हंसाबाई। आप क्या बता रहे हो? मैंने सोचा और दूसरी बाई बता रहे हो।
हंसाबाई। अब हंसाबाई को कुंवर चूड़ा पे डाउट हो गया आपस में। देखो डाउट का कोई इलाज नहीं है, डाउट का कोई इलाज नहीं है और उसका समाधान कर लेना चाहिए। तो कई बार देख पढ़ते हो पेपर वगैरह में भी आता है कि शक के चलते पत्नी की हत्या की गई, पति की हत्या की गई, ये तो डाउट। अब इनमें भी आपस में डाउट हो गया, आपस में डाउट हुआ तो कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़ करके चला जाता है मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास। मांडू के सुल्तान होशंग शाह के पास चला गया। अब इसका संरक्षक बना दिया गया मामा को। अरे मामा ही तो है रणमल राठौड़, इसका संरक्षक बना दिया गया। रणमल राठौड़ ने क्या किया, संरक्षक बनने के बाद मेवाड़ में जो उच्च पद थे, जो अधिकारी वर्ग थे, अधिकारियों के ऊंचे से जो पद थे, उन पदों पर क्या किया इसने, राठौड़ों को नियुक्त कर दिया। मारवाड़ से लेके आता और उनको नियुक्त करता। निश्चित है इस प्रकार की स्थिति में अराजकता का माहौल पैदा होगा, तो मेवाड़ में अराजकता की स्थिति आ गई। इसीलिए 1433 में मोकल की कर दी गई हत्या। चाचा और मेरा नामक व्यक्ति, वो आगे अपन मेवाड़ पढ़ेंगे जब डिटेल से, अपन जोड़ करके पढ़ रहे हैं इनको। चाचा और मेरा द्वारा 1433 में मोकल की हत्या कर दी गई। अब मोकल की हत्या हुई तो मोकल का पुत्र है चौदह सौ 33 से 1468 मोकल की हो गई हत्या। मोकल की हत्या के बाद मोकल का पुत्र शासक बना, जिसका नाम क्या है, राणा कुंभा। रणमल का प्रभाव बढ़ चुका है, पहले से बना हुआ है प्रभाव। जो व्यक्ति दो नावों में सवार होता है वो डूबता है, निश्चित है यही हाल हुआ है इसका। अब रणमल राठौड़ ने इसमें इस समय भी अपना प्रभाव बढ़ाया। अब जब राणा कुंभा शासक बना तो इसके सामने समस्याएं हैं भाई। एक तो समस्या क्या है, अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, और एक दूसरी जो प्रमुख समस्या है वो है रणमल राठौड़ के बढ़ते हुए प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जाए, क्योंकि इसका प्रभाव कब से बना हुआ है, मोकल के समय से बना हुआ है। अब कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में पहली समस्या का समाधान कर दिया था। अपन जब मेवाड़ पढ़ेंगे वहां चर्चा करेंगे। अब रणमल राठौड़ के प्रभाव को समाप्त किया गया 1438 में। यानी रणमल राठौड़ की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली। रणमल राठौड़ की प्रेमिका जिसका नाम क्या है, भारमली। ये तो आराम से ऐश कर रहा था मेवाड़ में, प्रेमिका भी बना ली। अब रणमल राठौड़ अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, कुंभा इसके प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, तो विवाद तो होना ही था और पता चल ही जाता है भाई ये मेरे विरुद्ध योजना बना रहा है। तो इसने भारमली से कहा कि आप कुंभा को जहर दे दो। यानी अपना कितना प्रभाव बढ़ाना चाह रहा है ये। मारवाड़ का शासक है लेकिन कार्य कहां कर रहा है, मेवाड़ में कर रहा है। तो इसने भारमली से क्या कहा कि आप कुंभा को जहर दे दो, लेकिन भारमली ने ये बात कुंभा को बता दी। विश्वासघात किया है इसने। करना नहीं चाहिए था लेकिन किया है। अब कुंभा ने भारमली से कहा कि आप इसे जहर दे दो। कुंभा ने भारमली से कहा कि जहर दे दीजिए, तो भारमली ने क्या किया। आप भी इस प्रकार के कदम उठाते हो तो सोच समझ के उठाया करो, क्योंकि अब तो जहर भी उपलब्ध है। पहले तो पता नहीं कहां से लेके आई होगी, कहां से नहीं किया होगा एडजस्ट। जहर दे दिया गया और 1438 में रणमल राठौड़ का देहांत। 1438 में रणमल राठौड़ का देहांत। आगे हाँ बताओ। हाँ हाँ चली गई थी। कुंभा ने फिर इसको कहा था कि आप उस कुंभा को बता दिया था इसने। अब कुछ मानते हैं पकड़ लिए, कुछ मानते हैं कि कुंभा को इसने बता दिया था। जो भी हो, अपने ही प्रेमी को जहर दे दिया, ये मान लो।
अब आगे की कहानी सुनिए, यानी कंटिन्यू चलने दूं मैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको। शाम तक चलने दें। आपकी भी इच्छा है कि विस्पान करने की है भाई? देखो, रणमल है, ये भी अपने बाप के साथ कहाँ रह रहा था? मेवाड़ में। रणमल राठौड़ का पुत्र कौन है? राव जोधा। ये भी अपने पिता के साथ कहाँ रह रहा है? मेवाड़ में ही रह रहा है। वो मेवाड़ में कहावत प्रचलित हुई थी, वो चलता है, दीवार में आला, घर में साला और खेत में नाला बर्बाद कर देते हैं। दीवार में आला, आला का मतलब झरोका, दीवार में झरोका बना हुआ, लोग झांक के देख लें अंदर क्या हो रहा है। हाँ हाँ, आलिया, आलिया। खेत के बीचों बीच अगर नाला हो तो फसल खराब हो जाती है, और घर में साले को रख लो बिना कोई न कोई अपराध किए वो वापस से नहीं जाता है, निश्चित है। अब देखिए, रणमल राठौड़ का पुत्र कौन है? राव जोधा। ये अपने पिता के साथ मेवाड़ में ही रह रहा था। अब कुंभा ने कर दिया इसके ऊपर आक्रमण। कुंभा ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? राव जोधा भाग गया बीकानेर। कहां भाग गया? बीकानेर। तो अपन कह सकते हैं मेवाड़ और मारवाड़ में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संघर्ष का समाधान होगा आवल बावल की संधि से। आवल बावल की संधि 1453। मेवाड़ मारवाड़ में जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, अब ये जो आवल बावल की संधि है, ये किस किस के मध्य हुई है? राव जोधा और राणा कुंभा। इस संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन है? हंसाबाई। कौन है? हाँ, हंसाबाई। इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की क्या कर दिया गया? सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया। इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया, और सीमाओं का केंद्र बिंदु रखा गया सोजत पाली को। सोजत पाली को सीमाओं का केंद्र बिंदु रखा गया। आवल का मतलब आंवला, जिस साइड में आंवला के पेड़ थे वो मेवाड़ की भूमि मानी गई, और जहां बबूल के पेड़ थे बावल, वो मारवाड़। आज भी देख लो बबूल मारवाड़ में है। इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ में जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसे समाप्त किया गया, और इस संधि के बाद ही राव जोधा की पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी। पुत्री का नाम क्या है? श्रृंगार देवी। और इस श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ कर दिया गया? भाई संधि किस किस में हुई है? राव जोधा राणा कुंभा में। संधि की मैंने बात, ये लिखे भी गए अपन, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, लिखेंगे सारी बातें। अब इसने क्या किया, यानी संधि को स्थायी रूप देने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि मेवाड़ और मारवाड़ में कोई संघर्ष की स्थिति न रहे। तो इसने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ किया? रायमल के साथ। रायमल कौन है? कुंभा का पुत्र है। रायमल कौन है? कुंभा का पुत्र। और इस श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवा दिया, और उस बावड़ी का नाम है घोसुंडी की बावड़ी। ये लो, कौन सी बावड़ी बनवा दी इन्होंने? घोसुंडी की बावड़ी। अभी लंबी कहानी है, खत्म होगी नहीं, एक बार नोट कर लेते हैं अपन, क्योंकि फिर राव जोधा शुरू हो जाएगा, कुंभा शुरू हो जाएगा, दोनों मिक्स में फिर कामयाब होंगे नहीं।
तो अपन यहाँ तक जो बताया तो यहाँ तक तो हमें नोट करना ही करना है, क्योंकि राव जोधा आएगा, राव जोधा के समय संधि वगैरह हो रही, यहाँ तक तो नोट करना ही करना है। तो लास्ट कहाँ तक लिखा था हमने? चूड़ा चलेगा, लिखो दो। यहाँ से है, लिखो तो। इसे राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एडिंग नहीं लिखी क्या? लिखो। राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लिखो। इस समय तुर्कों ने, तुर्क आक्रमणकारी, तुर्कों ने इंदा प्रतिहार को पराजित करके, तुर्कों ने इंदा प्रतिहार को पराजित करके, इस समय तुर्कों ने इंदा प्रतिहार को पराजित करके किस पर अधिकार कर लिया? मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर पर अधिकार कर लिया। क्लियर है यहां तक? अब राव चूड़ा और इंदा प्रतिहार ने मिलकर तुर्कों से मंडोर छीन लिया, वापस छीन लिया। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, राव चूड़ा व इंदा प्रतिहार ने मिलकर राव चूड़ा व इंदा प्रतिहार ने मिलकर तुर्कों से वापस मंडोर ले लिया। तुर्कों से वापस मंडोर ले लिया। ले लिया मंडोर। अब इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री का विवाह किया और दहेज में क्या दे दिया? मंडोर, और मंडोर को इसने बना दिया राजधानी। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री लीला देवी या किशोरी देवी का विवाह किससे कर दिया? राव चूड़ा के साथ किया। उसे दहेज में मंडोर दे दिया। दहेज में मंडोर दे दिया। राव चूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया। राव चूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाया। ठीक है। अब राव चूड़ा ने नागौर के जलाल खां को पराजित करके नागौर में कौन सा तालाब बनवाया? चूड़ासर तालाब। कौन सा तालाब? चूड़ासर। लिखिए, राव चूड़ा ने जलाल खां को पराजित करके नागौर पर अधिकार किया। जलाल खां को पराजित करके
नागौर पर अधिकार किया तथा नागौर में चूड़ासर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है। और इनकी रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई। चंद्र कंवरी कहाँ की है? मेवाड़। अमर सिंह सेकंड। सूरज कंवरी या सूरज कंवर मारवाड़। अजीत सिंह, ध्यान रखना ये चांद कंवर है, वो चंद्र कंवरी है, इसलिए बताया मैंने। रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है। पुत्री का नाम क्या है इनकी का? हंसाबाई। तो इसने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा से किया। वो डिटेल से अपन वहां पढ़ेंगे जब मेवाड़ पढ़ेंगे, या तो केवल लाइन लिखनी है। अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा से किया। राणा लाखा से किया। ठीक है। अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा से किया। इसके बाद किशोरी देवी के प्रभाव में आकर बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर राव कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया। राव कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है। अब राव कान्हा ने 1423 से 27 तक शासन किया। एक लाइन लिखनी है, इसी में लिख लेंगे, अलग टॉपिक क्या बनाएंगे इसका। राव कान्हा ने 1423 से 1427 तक शासन किया। राव कान्हा ने 1423 से 1427 ईस्वी तक शासन किया। तो रणमल कहाँ चला गया? मेवाड़ चला गया। किसके पास? राणा लाखा के पास, क्योंकि इस समय शासनकाल किसका है? राणा लाखा का। लिखो, रणमल मेवाड़ चला गया। ठीक है भाई। अब टॉपिक बना लो, रणमल राठौड़। नया टॉपिक बन जाएगा रणमल राठौड़।